गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो कैसे हो मेरे लाल बाल गोपाल कन्हैया लाल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे लॉकडाउन में। तो बच्चों आज फाइनली आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मेरे बच्चों ने कहा था कॉल करके, सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है, फिजिक्स मैंने पढ़ा नहीं है, लॉकडाउन में मेरा स्टडी नहीं हुआ, तो प्लीज आप जो है कि फिजिक्स पे वीडियो बनाइए। तो फाइनली आप सबसे बता दूं कि आज से आपको मिलने वाला है फिजिक्स के एवरी चैप्टर का वीडियो, प्रत्येक दिन मिलेगा। आप बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए। और शुरू करते हैं अपना जो है कि आज का क्लास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी महान वैज्ञानिकों को मैं सत सत प्रणाम करना चाहूंगा, जिन वैज्ञानिकों की वजह से आज हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। बच्चों खुद से ही जीतने की जिद है हमें, खुद से ही जीतने की जिद है हमें, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। तो देखिए जो हमारे महान वैज्ञानिक थे जो इलेक्ट्रिसिटी का खोज किए, वो खुद से लड़ते लड़ते जो है कि वो तो चले गए, लेकिन हमें एक ऐसा चीज देकर चले गए इलेक्ट्रिसिटी, जो आज की डेट में अच्छे से आप देखिएगा तो 80% नहीं 19% लोग जो है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकते। जैसे कि रेडियो हुआ, टीवी हुआ, पंखा हुआ, फ्रीज हुआ, ये सब के सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यहाँ तक कि आपकी ऑनलाइन की क्लास भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। बच्चों जरा सोचिए कि आज हम जब हमें हवा की आवश्यकता पड़ती है तो एक बटन टीपते हैं और आराम की नींद जो है कि चैन से सो जाते हैं। जो हमारे बाबा दादा हुआ करते थे, जो उनके जमाने में क्या इलेक्ट्रिसिटी हुआ करता होगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने ही बाबा दादा का देखता हूँ तो उनके जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था। तो वो लोग, उनको दहेज में जो है कि साइकिल मिलता था और बेना मिलता था। बेना आप लोग नहीं जानते होंगे कि बेना जो है कि तरकुल के पत्ते का बनता है, उसके अलावा खर पतवार का भी बनाता है लोग। और रात रात भर जो है सोने के लिए भी परिश्रम करते थे, डुलाते रहते थे लोग, तब जाकर वो चैन के नींद सोते थे। आज क्या है देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आया, फटाक से बटन टिपे, स्विच ऑन किए, उसके बाद से पंखा चलने लगा और आराम की नींद हम सो जाते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको हमें जाननी चाहिए। हमें ही नहीं, हमें सबको जानना चाहिए कैसे इसकी खोज हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक क्या होता है, आवेश यानी चार्ज क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश का फील्ड यानी क्षेत्र क्या होता है। राइट, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं वैद्युत को। वैद्युत को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है वैद्युत, या इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हो। देखिए इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए हमें कुछ बात समझनी पड़ेगी। जो ये हमारी ब्रह्मांड है, पूरी ब्रह्मांड, यह क्या है? एक ऊर्जा का ही स्रोत है, यानी कि इसमें ऊर्जा जो है विद्यमान है। ब्रह्मांड के यहाँ तक कि ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड सबके सब ऊर्जा का ही स्रोत है। उसी तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक भी क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक ऊर्जा का ही रूप है। दिमाग में रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का ही रूप है। आइए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का खोज किस तरह से हुई, उसको कैसे समझा गया कि यह इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो कुछ हमें इनकी इलेक्ट्रिक के हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक की हिस्ट्री अगर देखा जाए तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक हिस्ट्री है। इलेक्ट्रिक के बहुत सारे हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री हम पढ़ने लगे तो बहुत हमें दिक्कत होगी, सारे हिस्ट्री हम नहीं समझ पाएंगे। तो आइए उनके जो पीक हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमें इंट्रोड्यूस कराता है, या उसके इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है, उसी का हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग एक वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे बच्चों, यह अमेरिका का एक वैज्ञानिक थे। अमेरिका। अब बात करते हैं बच्चों, वैसे तो देखा जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे
वह एक वैज्ञानिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनके साथ एक प्राकृतिक घटना हुई थी जिससे उन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक को हमें इंट्रोड्यूस कराया। राइट, तो आइए उस घटना को हम जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ वह कौन सी प्राकृतिक घटना हुई। तो देखिए बच्चों, वैसे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे पतंग के शौकीन थे। अमेरिका में अक्सर जो है पतंग प्रतियोगिता होती है, उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन उस प्रतियोगिता में भाग लिए हुए थे और अपना पतंग जो थे उड़ा रहे थे। ऐसे कुछ उसका स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ पतंग का। ये अपना पतंग ऐसे उड़ा रहे थे। अप्रोक्स इनका पतंग जो था बादलों के लगभग करीब था। ठीक है बच्चों, तो देख क्या रहे, अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और बादलों के बीच क्या हुआ बच्चों, तो लाइटिंग हुई। बादलों के बीच ऐसे कुछ लाइटिंग हुई और खासकर अमेरिका का जो पतंग होता है वह खासकर कपड़े का बना होता है। लाइटिंग होने के वजह से ये जो थ्रेड यानी धागा पकड़े थे, उस धागा में इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा, यानी कि ऐसा कुछ बल लगा जो जिससे उनको एहसास हुआ कि कुछ बल हमको धक्का दे रहा है। तो वो कहा कि उन्होंने कहा कि अगर ये वास्तव में बादलों के बीच ये लाइटिंग होती, केवल लाइटिंग होती, तो ये हमें कुछ ऐसे एनर्जी फील नहीं होता। तो इस यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया जो आकाश में अक्सर लाइटिंग होती है, वो लाइटिंग का रीजन है इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत। इलेक्ट्रिक यानी क्या होता है बच्चों, वैद्युत। ये वैद्युत ही है जिसके वजह से हमें इस थ्रेड में थ्रेड से होते हुए हमारे हाथ में झटका लगा। तो यहाँ पे इनका जो आविष्कार था यहीं पे रुक गया। इन्होंने इतना बात बता दिया कि ये जो लाइटिंग होती है वो क्या होती है, वह एक वैद्युत है, वह लाइटिंग नहीं है। जरा सोचिए, लाइटिंग यदि होता, उनका ये सोच था कि अगर लाइटिंग केवल होता बादलों में, अगर मान लीजिए लाइट एक टॉर्च ही है, टॉर्च आपके मुंह पर हम बार दिए, तो क्या आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। वैसे भी हम लोग पूरे दिन जो है कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट सन को कहते हैं, उसी के समक्ष रहते हैं पूरे दिन। क्या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है लाइट के वजह से? बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये जो था इसका प्रमाण था कि ये लाइटिंग नहीं है, नहीं तो ये एनर्जी हमें नहीं फील हुआ होता। राइट, अब एक बात करते हैं, एक छोटा मोटा इनका तो यह एक्सपेरिमेंट जो था, ये प्राकृतिक घटना यहीं पे रुक गई थी। एक और जो है वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रिचमैन। ये रिचमैन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे बच्चों। रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, रिचमैन। इनका क्या एक्सपेरिमेंट था? तो देखिए, इनका बहुत जिज्ञासा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो ये आविष्कार था विद्युत, उसको जानने का। क्या वास्तव में ये जो आकाश में लाइटिंग होता है, अक्सर बहुत लोग जो है कि से पूछिएगा जानकार लोग से, तो बादल में क्या हुआ, तो कहेंगे लाइटिंग हुआ है। तो इसी तरह से इनको लगा कि भाई वो लाइटिंग ही है, ये अपना थ्योरी झूठ बेकार में ही दे रहे हैं, ये कुछ और कुछ नहीं है। तो ये क्या कि ये जानने का इनको जिज्ञासा हुआ, तो इन्होंने सेम इसी प्राकृतिक घटना को अपने एक्सपेरिमेंट के रूप में जो है कि दोहरा दिया। सेम एकदम हूबहू। जब दोहराया तो ये काफी समय तक इनका पतंग आकाश में रहने के वजह से ज्यादा जो है कि इलेक्ट्रिक उसमें आ गया। किसमें? तो थ्रेड में। अब ये क्या कि ये थ्रेड को जैसे ही टच किए वहीं पे स्वर्ग सिधार गए। तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि बच्चों इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लाइफ में अपने दैनिक जीवन में कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए घातक हो सकता है। और एक चीज इससे हमें एक बात याद आ रही है, किसका? अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था अगर कोई व्यक्ति गलती नहीं कर रहा है, इन्होंने गलती किया जिसका परिणाम ये सीधा स्वर्ग सुधार गए, तो अगर कोई व्यक्ति गलती नहीं करता है तो वह समझ लीजिए कि नया कुछ ट्राई नहीं किया, नया कुछ ट्राई नहीं किया है। तो इन लोगों के इनके जाने से हमें एक चीज तो जरूर सीख मिली कि विद्युत तड़ित की आवश्यकता और खोज के आविष्कार का यहीं से स्टार्ट हुआ।
किसकी खोज की? इलेक्ट्रिक की खोज की। अब देखिए बाद में वैज्ञानिकों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन की इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, मतलब दोहराया नहीं, मतलब इसको आगे बढ़ाया। आखिर ये लाइटिंग हुई तो क्यों हुई, इसका क्या रीजन है? तो देखिए बाद में वैज्ञानिकों ने ये जो मतलब इसकी प्राकृतिक पता की कि लाइटिंग का मतलब रीजन क्या है लाइटिंग होने का आकाश में। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि बादल क्या होते हैं? मूविंग कंडीशन में होते हैं। मूविंग कंडीशन यानी कि चलते रहते हैं, राइट। तो हो सकता है कि वो चलने के वजह से, उस मूविंग कंडीशन के वजह से उनका फ्रिक्शन हो रहा हो, फ्रिक्शन यानी घर्षण, या हो सकता हो टकरा रहे होंगे, राइट। तो इससे पता चला बाद में वैज्ञानिकों को कि ये जो लाइटिंग हुआ है, ये लाइटिंग का रीजन है घर्षण। क्या है बच्चों? घर्षण। यानी कि लाइटिंग का मेन रीजन है क्या है? घर्षण। तो बाद में घर्षण पर तो अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन घर्षण विद्युत का श्रेय जो जाता है वह किस वैज्ञानिक को जाता है? थेल्स को। किसको जाता है बच्चों? थेल्स। थेल्स जो 600 ईसा पूर्व में विद्युत घर्षण का मतलब खोज किया था। मतलब विद्युत घर्षण का खोज का श्रेय किसको जाएगा? तो थेल्स को जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए इस पर जो है बाद में वैज्ञानिकों ने घर्षण पर किस तरह से अध्ययन किया, तो आइए जानते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने एक कांच की टुकड़ा लिया। किसका टुकड़ा लिया बच्चों? कांच का। ये मान लीजिए कांच का एक टुकड़ा हो गया, इसका टुकड़ा है ये कांच का। एक और कांच का उन लोगों ने टुकड़ा लिया, ऐसे ही कुछ कांच का टुकड़ा उन लोगों ने लिया। ये भी एक क्या है? कांच है। अब देखिए ये देखिए ये घर्षण का अध्ययन कैसे हुआ। अब लोग अक्सर हम लोग बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बच्चों को नया नया जो है कि चमत्कार देखने का बहुत जिज्ञासा होती है। मदारी आ जाए ना गांव में, तब 50 गो लड़का वहां पे दिखेगा, उसमें शायद मतलब युवा लोग जो है कि 10-5 दिखेंगे। तो उसी तरह से हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उसमें क्या करेंगे, एगो कलम ले लेंगे, पूरा बालवा से धाव ऐसे रगड़ते रहेंगे, और रगड़ने के बाद ढेर सारा कागज का टुकड़ा नीचे रख देंगे, कहेंगे आओ तुमको चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे जैसे मतलब पास में ले जाएंगे कलम, तो क्या हो जाएगा, कागजवा का टुकड़ा चिपक जाता है। वो कोई मतलब वो जो कोई चमत्कार नहीं था, वो जो आप हम लोग करते थे वो चमत्कार नहीं था। रियल में देखा जाए तो फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन से ऑब्वियस आ जा रहा था, जिसके वजह से उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रॉपर्टीज आती थी। तो उसी चीज को क्या किया गया कि एक कांच लिया गया, या तो आप उसको दूसरे अनदर कांच से रगड़ दीजिए, या आप बिल्ली के खाल से या बाल से, जिससे भी रगड़ करके क्या किया गया, एक धागे से स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दिया गया लटकाकर। उसी तरह से अनदर कांच को फिर इस कांच से रगड़ के या किसी बिल्ली की खाल से रगड़ करके एक धागे में बांध करके स्वतंत्र पूर्वक क्या कर दिया गया, लटका दिया गया, और एक थोड़ा सा गैप मतलब एक निश्चित गैप में रखा गया। तो देखा गया क्या कि देखिए यहाँ पे दो सजातीय मतलब वस्तु था, मतलब मानिए तो दो तरह के वस्तु ये नहीं है, एक ही तरह का कांच। तो ये क्या कर रहा था, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहा था। प्रतिकर्षण, ये क्या कर रहा था, एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहा था। फिर क्या किया गया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया थोड़ा चेंज करके। इस बार क्या किया गया, एक कांच का टुकड़ा लिया गया और किसी पदार्थ से रगड़ करके, ये कांच है, मान लीजिए ये कांच है, किसी पदार्थ से रगड़ करके स्वतंत्र पूर्वक धागे में लटका दिया गया। फिर अनदर इस बार कांच नहीं लिया गया, इस बार क्या किया गया बच्चों, एबोनाइट लिया गया। एबोनाइट का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया और इसको भी किसी पदार्थ से रगड़ करके स्वतंत्र पूर्वक धागे में बांधकर लटका दिया गया। तो देख रहे हैं क्या कि दो गो मटेरियल अलग अलग है, दो गो मटेरियल अलग है, हाई मटेरियल अलग है और ये भी मटेरियल अलग है। तो इस बार इसमें किस तरह का गुण आ रहा है, आकर्षण का। किस तरह का गुण आ रहा है बच्चों, आकर्षण, यानी किसी बल द्वारा ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से कांच क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं।
तो इस जो चीज उत्पन्न हुआ है इन दोनों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, उसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या रख दिया बच्चों? आवेश रख दिया। आवेश, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों? चार्ज कहते हैं, राइट। इंग्लिश में हम इसको चार्ज कहते हैं। और आवेश का सिस्टमेटिक जो डिफिनेशन होता है बच्चों, हम कह सकते हैं दो वस्तुओं के बीच घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। देखिए कितना सिंपल डिफिनेशन था। दो वस्तुओं के बीच घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण को ही हम क्या कहते हैं? आवेश। आवेश कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, राइट। और दूसरा होता है बच्चों ऋण आवेश, जिसको हम बोलते हैं बच्चों निगेटिव चार्ज, राइट। अब देखिए, अब ये किस तरह से वैज्ञानिकों को ये चीज वैज्ञानिकों को इस बात की मतलब दिक्कत थी कि यह किस तरह से आइडेंटिफाई की जाए कि किस वस्तु में किस तरह का आवेश है। मतलब इन दोनों में किस तरह का आवेश है, इन दोनों में किस तरह का आवेश है, यह किस तरह से पता किया जाए, जबकि आवेश कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो बाद में वैज्ञानिकों ने मान लिया कि अगर दो को समान मटेरियल है, आकर्षण कर रहा है, तो इसमें समान आवेश है। समान मतलब जो इसमें होगा उसमें इसमें भी वही आवेश होगा। तो इसमें मान लिया गया प्लस प्लस चार्ज है, मान लिया गया इसमें मान लिया गया प्लस प्लस भी चार्ज है। मतलब इसमें जब प्लस प्लस है तो इसमें भी तो कांच है, इसमें भी होगा। उसी तरह से इसमें प्लस प्लस चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसमें इस बार क्या माना गया? माइनस। तो यानी आपसे जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो पूछ सकता है कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं तो कह सकते हैं कि आप प्रतिकर्षण करते हैं। दो असजातीय आवेश मतलब भाई देखिए अलग अलग आवेश है, एगो प्लस है तो एगो क्या है? माइनस है। तो ये दोनों क्या करते हैं? तो कह सकते हैं आकर्षण करते हैं, राइट। अब देखिए यह आविष्कार जो है वैज्ञानिकों का यहीं तक सीमित रह गई। क्यों सीमित रह गई है? उसका रीजन ये है कि इस बात का प्रमाण नहीं था वैज्ञानिकों के पास कि कांच में ही प्लस प्लस होती है, एबोनाइट में ही माइनस माइनस आवेश होती है। इस बात का इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं था। प्रमाण यानी कि रिजल्ट नहीं था कि वो बता दे कि इस कांच में ही प्लस प्लस होता है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे फेलियर डिक्लेयर हो गई। बाद में एक आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया जो मॉडर्न थ्योरी के नाम से जाना जाता है। वह प्रमाणित किया कि किस वस्तु में किस तरह का आवेश संचित होता है। तो चलिए इस बात को यहाँ पे इस जो नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। ये जानते हैं ये आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या था। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए ये इसी को मॉडर्न थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ चार्ज। अब इस देखिए अक्सर आपसे पूछ सकता है ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो इस चीज को अच्छे से समझिए, एकदम एक एक पॉइंट समझ में आएगा। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कैसे समझना है? तो देखिए दो हमने वस्तु ली अलग अलग। मान लीजिए कि हमने एक वस्तु ये लिया, एक और वस्तु हमने ले लिया, ठीक है। ये दोनों वस्तु अलग अलग हैं। इनको क्या करना है बाबू? आपस में घर्षण कराना है। क्या करना है? घर्षण, राइट बच्चों। अब देखिए आप जानते हैं कि ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है। तो इस मटेरियल का अपना परमाणु होगा, इस मटेरियल का क्या होगा? अपना परमाणु होगा, राइट। तो परमाणु होगा तो इसकी नाभिक भी होगी, जाहिर सी बात है इसकी नाभिक होगी। और ये देख रहे हैं इसकी ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं सर्कल टाइप का, ये क्या है? उसकी ऑर्बिट है, कक्षक है। इस परमाणु के जो ऑर्बिट होता है उस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है।
और एक बात और याद रखिएगा कि जब दो वस्तु को आपस में फ्रिक्शन किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तो उससे बाह्य ऊर्जा मिलता है, यानी कि बाह्य ऊर्जा को ये प्राप्त करते हैं। और दो बात और याद रखिएगा कि जो नाभिक के करीब वाला इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के करीब वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाभिक का उस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बल लगा रहता है, और नाभिक से जो जितने दूरी पे इलेक्ट्रॉन होता है वह कम बल से जो है कि बंधा होता है। तो यानी कि ये जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑर्बिट, जो बाह्य ऑर्बिट है, यानी बाह्य कक्षक पर जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगा रहा है, ये इस नाभिक से कम बल से बंधा हुआ है, राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, Z इक्वल्स टू P या P इक्वल्स टू E। मतलब एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। एक परमाणु में जितना परमाणु होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है 12th या 11th में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री का बात है ये। तो देखिए, जब ये घर्षण कराया जाता है, फ्रिक्शन कराया जाता है, तो ये आप जानते हैं कि ये बाह्य इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस पे इस नाभिक का कम बल लगा रहता है। तो जब ये फ्रिक्शन कराया जाएगा तो बाह्य ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगा, बाय एक्सटर्नल एनर्जी प्राप्त होगा, जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर इस वस्तु में चले जाएंगे। तो ये बात मान लीजिए कि इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन था तो 2 ही प्रोटॉन होगा, जाहिर सी बात है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 2 प्रोटॉन होगा। अब मान लीजिए फ्रिक्शन किए, बाह्य एनर्जी ये मटेरियल पाया, तो इसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है कि ट्रांसफर होकर इसमें चला गया। तो इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 पहले थी, 1 बढ़ गई, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब प्रोटॉन कितना रहेगा बच्चों? तो 2 ही प्रोटॉन इसमें मौजूद होगा। तब बताइए, आप ये जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। सीधी सी बात है। तो अब बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 नहीं न रहेगा, 1 ही न रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उसमें प्रोटॉन अधिक हो गया, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है ये क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आपसे ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसको कैसे लिखना है तो मैं बता देता हूँ। लिखेंगे, हम जानते हैं कि परमाणु क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है। और परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन जितने अधिक दूरी पे होते हैं वो कम बल से, नाभिक के कम बल से जो है बंधित होते हैं। जब दोनों परमाणु को आपस में फ्रिक्शन किया जाता है या पदार्थ को आपस में फ्रिक्शन किया जाता है तो बाह्य मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य एनर्जी प्राप्त करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसके वजह से वह पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है जिसके वजह से वह निगेटिव चार्ज बना लेता है। तो यही थी आपके आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब हम समझेंगे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी इसको हिंदी में कहते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। अब देखिए, इस थ्योरी को जानने के लिए कुछ ज्यादा मतलब मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, मैं बताता हूं, आप आसानी से समझ जाइएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ क्या?
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके होंगे। वो आप लोग पढ़े हैं कि ना तो ऊर्जा किसी पदार्थ में उत्पन्न की जाती है और ना ही उसका नष्ट की जा सकती है। उसी तरह से इसका कंजर्वेशन जो है कहता है किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय की कुल आवेश सदैव नियत होती है। सदैव क्या होती है? नियत होती है। मतलब उसका सेम है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उस सेम उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। देखिए किसी विलगित निकाय में जितना आवेश पहले से भले वो न्यूट्रल है तो क्या होगा, फ्रिक्शन कीजिएगा तो जितना उसमें आवेश है उतना ही रहेगा। हो सकता है किसी को दे दे, अब तो देगा तो जाहिर सी बात है उतना लेगा भी, तो उसको न्यूट्रल होने में उसको उतना चार्ज चाहिए। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये पदार्थ है, इसमें भी पदार्थ है, इसमें 2 कूलम आवेश है, इसमें 2 कूलम आवेश है, इसमें 1 कूलम आवेश है, तो इतना ही रहेगा ना। इसमें 2 कूलम आवेश है तो 3 कूलम 4 कूलम हो जाएगा। इसमें भी जितना आवेश है उतना ही रहेगा। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो कि इस वस्तु से इसमें कुछ आवेश ट्रांसफर कर सकते हो, या तो इस वस्तु से इस वस्तु में कुछ आवेश ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या आप इसमें से इसमें ट्रांसफर किए तो क्या इसमें नया चार्ज उत्पन्न हुआ है कि ये किसी से लिया है, तो ये किसी पदार्थ से लिया है। तो इसी तरह से कह सकते हैं किसी वस्तु में कोई भी पिंड हो या कोई भी विलगित निकाय हो, उसमें जो आवेश रहता है वह क्या होता है? सदैव हमेशा जो है नियत रहता है। वो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, दे सकता है और ले सकता है, लेकिन प्रोड्यूस अधिक नहीं कर सकता है, न कम कर सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप पढ़ना हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिमीकरण। तो इससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। टॉपिक है बच्चों वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण। आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि इसका हिंदी होता है आवेश का क्वांटिमीकरण। आवेश का क्वांटिमीकरण क्या कहता है? किसी पदार्थ का कुल आवेश किसी पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, सिंपल है आवेश का क्वांटिमीकरण। आप इसको याद रखिएगा, किसी पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE। Q क्या है बच्चों? कुल आवेश की मात्रा। क्या है? कुल आवेश है। समझिए कि Q क्या है? कुल आवेश है। N क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोग पढ़े होंगे इंटीजर्स मैथमेटिकल स्टोल से। ये क्या होगा? ये +-1, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, इत्यादि डॉट डॉट हो सकता है। राइट, और E क्या है? E जो है
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आप याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वह होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इसमें एकदम फिट करके दिमाग में रखिएगा। अब बात समझिए कि कैसे इसको समझना है हमें। तो देखिए, जब भी आवेश का क्वांटमीकरण होगा, क्वांटमीकरण यानी वितरण समझिए ना, कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब भी आवेश जाएगा वह क्या होगा, पूर्णांक के रूप में जाएगा। यानी कि जब भी जाएगा तो या तो सीधा आवेश जाएगा, किस तरह से जाएगा, तो या तो प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस क्या 1 कूलाम या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3, इस तरह से वितरण होगा। कभी भी जो है कि 2.3 या 2.4 10 या 1/4 या 5/6 इस तरह के फ्रैक्शन में या दशमलव में कभी भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्वांटमीकरण नहीं होगा। मतलब फ्रैक्शन में और दशमलव में इलेक्ट्रॉन का कभी भी क्या नहीं होता है, क्वांटमीकरण नहीं होता है। जब भी होगा तो वह पूर्ण गुणज के रूप में होगा, या तो प्लस होगा 1 या तो माइनस होगा 1, या तो प्लस होगा 2 या तो माइनस होगा 2, इस तरह से मतलब होगा। लेकिन हाल ही फिलहाल में जो अमेरिका का वैज्ञानिक है लोग, उन्होंने पता लगाया है एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन किस तरह का, जिसका नाम रखा है बच्चों उन लोगों ने क्वार्ट्ज। क्या नाम रखा है, क्वार्ट्ज। उन लोगों ने मतलब अमेरिकी जो वैज्ञानिक है, आज मॉडर्न आज के डेट में बता रहा हूँ, एक क्वार्ट्ज इलेक्ट्रॉन का पता लगाया, किसी पदार्थ में मौजूद था। वह क्वार्ट्ज इलेक्ट्रॉन किस तरह का था, फ्रैक्शन के फॉर्म में था, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के फॉर्म में था। तो उन्होंने दो तरह के क्वार्ट्ज का पता लगाया है। एक तो पहला E = 1 प्लस माइनस 1/3, एक और पता किया है जो प्लस माइनस क्या है 2/3 है। इसको बोलते हैं अपर क्वार्ट्ज, इसको बोलते हैं डाउन क्वार्ट्ज। यह दो तरह के जो है इलेक्ट्रॉन का पता लगाया है, ये दिमाग में रखिएगा। आज के हाल फिलहाल में हमारे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस चीज का पता लगाया है। देखिए, ये तो अभी फिलहाल में पता लगा है, लेकिन पहले यही क्वांटमीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो था, ये कहता था कि किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा या आवेश मौजूद होगा वह एक क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3, कभी भी दशमलव में नहीं होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा। फिलहाल में ये पता लगा है क्वार्ट्ज फ्रैक्शन में पाया गया है किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन था 1/3 प्लस माइनस 1/3, और एक दूसरा पाया गया है प्लस माइनस 2/3। ऊपर वालों को बोलते हैं अपर क्वार्ट्ज, इसको बोलते हैं डाउन क्वार्ट्ज। डाउन क्वार्ट्ज इसको क्यों नाम रखा गया, इसको अपर क्यों रखा गया, क्योंकि यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और क्या है कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कम है तो डाउन क्वार्ट्ज डाउन बोला गया, और ये कम ज्यादा है तो अपर बोला गया, राइट। तो अब देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल जान लेते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है दिक्कत हो बनाने में। तो मान लीजिए कि किसी पदार्थ में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम मतलब यहाँ पे रख रहे हैं। मान लीजिए किसी पदार्थ में कुल आवेश जो है 1 कूलाम है, तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पता लगाइए। इस तरह के प्रश्न अक्सर जो है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी पूछे जाते हैं, मतलब बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। छोटा सा कह सकता है कि मान लीजिए किसी पदार्थ में कुल आवेश जो है 1 कूलाम है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो आप जानते हैं Q = होता है Ne, राइट। हमें ये निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड करेगा ना, तो N = क्या हो जाएगा, Q क्या E, राइट। अब देखिए N एज इट इज रख लीजिए, Q क्या है, देखिए Q कितना है 1 कूलाम है, 1 रख लीजिए इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10 के पावर 19 कूलाम होता है। 1.6 × 10 के पावर क्या 10 के पावर 19 कूलाम माइनस 19 कूलाम, राइट। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो N = हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा N = 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। ये मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो
तो ये था बच्चों आवेश का क्वांटिमीकरण। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। मैं पुनः प्रयास करूंगा एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूं। अब बच्चों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम लोग कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स ने अपना नियम दिया था इसी चार्ज पे आवेश पर, तो वह नियम किस तरह का था, उसको उसका एसआई पद्धति में उसका मान कितना होता है या उसका सीजीएस पद्धति में, ये सब हम जानेंगे कल की क्लास में। अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।